तो चलिए सॉलिड स्टेट के बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं। मेनली ये न्यूमेरिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल चैप्टर। और इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में टोटल 4 पार्ट्स हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फोर्थ पार्ट में बैटरीज डिस्कस करेंगे टोटल। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा टॉपिक है, यहाँ से स्टार्टिंग से आप पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या चीज पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और स्पेशली रेडॉक्स रिएक्शन, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ केमिकल एनर्जी लिबरेट होती है। उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर यूज करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट कुछ ऐसी कंडीशंस है हमारे पास, कुछ ऐसे केसेस है जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं केमिकल एनर्जी के लिए या किसी रेडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए। तो ये दोनों ही कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन, आयंस का मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना उन आयंस का, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके डे टू डे लाइफ में मैं बताता हूँ। आप जो अपने घर में प्राइमरी सेल यूज करते हैं, जो रिमोट में सेल लगाते हैं, ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी, आप एक्टिवा की बैटरी, इन सब के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, इन सब के अंदर जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ये सारी चीजें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ेंगे। जब आपके घर में पावर कट होता है तो आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो क्या काम करता है? आपको पावर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। कहां से देता है वो इन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी? उस इन्वर्टर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी, ठीक है। उस इन्वर्टर के साथ एक बैटरी जुड़ी हुई है, उस बैटरी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन, और उस केमिकल एनर्जी को, वो जो इन्वर्टर लगा हुआ उसका काम सिर्फ इतना है कि वो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके वो आपको सप्लाई देता है। तो यहां पर कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर कट जब हो रहा है तब। लेकिन जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तब जस्ट अपोजिट हो रहा है। जिस समय चार्जिंग हो रही है बैटरी की, उस समय क्या हो रहा है? आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसे, आपने उसे प्लग में, आपने इलेक्ट्रिकल प्लग में लगाया, उसे स्विच ऑन किया, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वर्टर को दे रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को की हेल्प से वो बैटरी के अंदर रिएक्शन करा रहा है। तो यहां पर जो कन्वर्जन हो रहा है, यहां पर जो कन्वर्जन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हो रहा है। जब आप चार्जिंग करते हैं बैटरी की तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और जब वो बैटरी आपको पावर देता है तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, इसमें भी देखिए जब आप चार्जिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोरेज या चेंज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, और जब आप पावर केबल हटाते हैं, चार्जिंग केबल हटाते हैं, जब मोबाइल की बैटरी आपको पावर देती है तो उस समय वो केमिकल एनर्जी उस बैटरी के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसकी, उससे जो रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी चीजें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए पहला टॉपिक इसमें आता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फिजिक्स में भी डिस्कस करते हैं, और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं।
फिजिक्स में जो आप कंडक्टेंस डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, वो किसी मेटालिक वायर के थ्रू डिस्कस करते हैं। फिजिक्स के स्कोप में मेटालिक वायर के थ्रू, मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस हम डिस्कस करते हैं, वो हमारा मेजर टॉपिक। यहां पर जो हम केमिस्ट्री में जो कंडक्टेंस या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, वो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन के थ्रू डिस्कस करेंगे, यानी हम किसी केमिकल सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो हमारे पास जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, हम उनको इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिसको वाटर में अगर हम डिसॉल्व करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे वो अपने सब्सटेंसेस अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे NaCl कॉमन सॉल्ट, HCl, H2SO4। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको वाटर में अगर आप डिसॉल्व करते हैं, जिनका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, दे रिमेन्स अनडिसोशिएटेड। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जब उनका आप एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे या उनको मेल्ट करेंगे, तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे, आयंस जनरेट करेंगे, और ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के लिए। कॉमन सॉल्ट है आपका, आपने पढ़ा भी कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टेंस नहीं करते हैं, सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अपने मॉल्टन स्टेट में या अपने एक्वा सॉल्यूशन की स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आपने इसका लॉजिक भी पढ़ा हुआ है, लोअर क्लासेस से आप पढ़ते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयंस मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होते। लेकिन जब आप आयंस को, आयनिक सॉलिड्स को मेल्ट करते हैं या उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं, आयंस फ्री हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और मूवमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। तो वो जो आयनिक सॉलिड है, जो अपने मॉल्टन स्टेट में या अपने एक्वा सॉल्यूशन की स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उसका पूरा कंडक्टेंस, उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग जो फिजिक्स में हम जो मेटालिक वायर्स हैं, उनको वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो भी करते हैं, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस है, जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, उनके जो करंट कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं अपने मॉल्टन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, जो करंट कैरियर्स हैं, वो आयंस हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या आयनिक कंडक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस आयंस के थ्रू हो रहा है। जो फिजिक्स में आप डिस्कस करते हैं, वो मेटालिक वायर्स में जो कंडक्टेंस डिस्कस करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये कि अभी तक हम इलेक्ट्रॉनिक, फिजिक्स में आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स डिस्कस करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आप डिस्कस करते हैं या आयनिक कंडक्टेंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर ये पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सबको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, क्लियर? ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं? सर जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, the substances which undergo dissociation, और chemical substances के point of view से the substances which undergo dissociation into ions when dissolved in water are called electrolytes, and the substances which do not dissociate into ions are called non-electrolytes। जो अपने ions में dissociate नहीं होंगे वो non-electrolyte, जो अपने ions में dissociate होंगे वो electrolytes। क्लियर हो गया? अब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको भी हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं? जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% हो। आपने अगर 100 मोल्स इनके वाटर में डिसॉल्व किए तो लगभग 100 मोल्स, 95 या 98 या 96 या 100 या 94, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग सारे मॉलिक्यूल्स इनके
वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 100% डिसोशिएशन है सब्सटेंसेस का अपने आयंस में, और ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मॉल्टन स्टेट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। मतलब उनका कितना भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाए या कितना भी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए, वो ऑलवेज 100% डिसोशिएट होते हैं अपने आयंस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं अपने आयंस में, जिनका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, 2%, 3%, 4%, 5% ही अपने आयंस में डिसोशिएट होंगे। बाकी जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में होंगे। आपने कोई सब्सटेंस डिसॉल्व किया, 100 मोल्स उसके डिसॉल्व किया, एंड आउट ऑफ 100 5 मोल्स उसके अपने आयंस में ब्रेक हो गए। रेस्ट 95% वो एज इट इज मॉलिक्यूलर स्टेट में है, वो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं हुए, तो वो हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट दिस डिसोशिएट इनटू आयंस। यानी टोटल जो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हुआ है उसका कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज डिसोशिएट हो रहा है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप कहते हो कि 5% इसमें से डिसोशिएट हुआ, तो वो 5% या फ्रैक्शनल वैल्यू, बेसिकली हम फ्रैक्शन में बात करते हैं, 5% बोले या 0.05 बोले। 5% का मतलब 5 आउट ऑफ 100, तो फ्रैक्शनल वैल्यू में 0.05 ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, क्योंकि इतना ही परसेंटेज या इतना ही फ्रैक्शन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब न्यूमेरिकल सेक्शन की जहां तक बात आती है तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करते हैं। जैसे हमें कहीं पर अगर परसेंटेज में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, बट न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करते हैं। इसके अलावा सब्सटेंसेस जो डिसोशिएट ही नहीं होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, जो एज इट इज रहेंगे अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट होंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका डिसोसिएशन पार्शियल होगा, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम हो। लोअर क्लासेस में भी हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं। 10th में भी मुझे लगता है ये टॉपिक है शायद, है ना? क्लास 10th में भी है ये सब। यस सर। अब कुछ कॉमन एग्जांपल जो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के हैं। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो ऑलमोस्ट 100% अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH एक्सेट्रा, एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं, मतलब 100% डिसोशिएट होंगे। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं ऑलवेज एसिड और बेस से। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो किसी भी सॉल्ट की अगर पेरेंट्स की बात करें तो एसिड और बेस होंगे। कोई भी सॉल्ट जिसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस में से कोई एक भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस में से एक भी, या एसिड या बेस, कोई भी एक पेरेंट अगर उसका स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे एग्जांपल देखिए NaCl। NaCl के पेरेंट एसिड और बेस कौन से हैं? NaCl के पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन से हैं? तो NaOH and HCl। NaOH एंड HCl का ये सॉल्ट है। तो NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी अपनी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट तो होगा ही। ठीक है। CH3COONA सोडियम एसिटेट, इसके पेरेंट एसिड क्या है इसका? सर एसिटिक एसिड। और पेरेंट बेस? NaOH। इसमें से NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में है, लेकिन एसिटिक एसिड वीक एसिड है। यस सर। लेकिन क्योंकि पेरेंट बेस स्ट्रॉन्ग है,
तो ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में आएगा। ठीक है, Yes. सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझ में आ गया? Yes. NH4Cl पेरेंट एसिड क्या है, HCl. और पेरेंट बेस, NH4OH. अब यहाँ पर जो पेरेंट बेस है इसका वो वीक बेस है। Yes, sir. ठीक है, लेकिन जो पेरेंट एसिड इसका HCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई भी एक अगर स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होगा। वीक सॉल्ट तभी होगा जब दोनों उसके पेरेंट एसिड और बेस दोनों ही वीक हों। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिनका पार्शियल डिसोसिएशन हो। तो इस कैटेगरी में अगर हम कुछ एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड्स भी हो सकते हैं, वीक बेसिस भी हो सकते हैं और वीक सॉल्ट भी हो सकते हैं। वीक एसिड्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स में एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है H2CO3, H2S एंड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, एंड ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, बेंजोइक एसिड, वो सभी वीक एसिड्स में आते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स ही दिए मैंने यहाँ पे। वीक बेसिस के कॉमन एग्जांपल्स में NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेसिस हैं। और वीक सॉल्ट, हमने कहा था वीक सॉल्ट का मतलब ऐसा कोई भी सॉल्ट आप बना सकते हैं, एग्जांपल में लिख सकते हैं, जिसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस दोनों वीक हो। जैसे अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट के पेरेंट एसिड और बेस हैं एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही देखिए अपने अपने कैटेगरी में वीक है, तो ये वीक सॉल्ट है। अमोनियम कार्बोनेट, इसके पेरेंट एसिड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बोनेट आयन कहां से आया, इस कार्बोनिक एसिड से, ये भी वीक है। तो कार्बोनिक एसिड और NH4OH का ये सॉल्ट है, दोनों ही वीक है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट डेफिनेटली वीक होगा, यानी इसका पार्शियल डिसोसिएशन होगा अपने आयंस। तो क्लियर हुआ? अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। और आपने लोअर क्लासेस में भी एक चीज पढ़ी होगी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके डिसोसिएशन को हम इरिवर्सिबल एरो से शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन परसेंटेज, डिसोसिएशन प्रोसेस को हम लोग कैसे शो करते हैं, रिवर्सिबल एरो से। याद है? ठीक है ना, यहां पर हम लोग रिवर्सिबल एरो यूज करते हैं इनके डिसोसिएशन को शो करने के लिए, या इसको कहते हैं हम, ये शो कर रहा है कि यहां पर मॉलिक्यूल्स और उनके डिसोसिएशन से जो आयंस बन रहे हैं उन आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। तो जहां कहीं भी डिसोसिएशन में इस रिवर्सिबल एरो का यूज हो रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? Yes, sir. ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस चैप्टर हमारा यहां से है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में अगर हम डिसॉल्व करते हैं और वाटर में जाकर या डिसॉल्व होकर वो आयंस फर्निश करता है, आयंस जनरेट करता है, आयंस में ब्रेक होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे लिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, एक दो टर्म आते हैं यहाँ पर, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? अगर हम ये कहें कि कोई सब्सटेंस वाटर में जाके आयनाइज हो गया, या हम कहें कि कोई सब्सटेंस वाटर में जाके डिसोसिएट हो गया, आयनाइज हो गया अपने आयंस में या डिसोसिएट हुआ अपने आयंस में, तो इनमें क्या डिफरेंस है बेसिक? सर आयनाइजेशन में आयंस फॉर्म होके फिर डिसोशिएट होते हैं, और डिसोसिएशन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं आयंस, वो बस ब्रेक करते हैं। यानी अगर किसी सब्सटेंस में आयंस ऑलरेडी आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, केवल उनका सेपरेशन हुआ है, तो वो डिसोसिएशन है। और जहां पर आयंस का फॉर्मेशन हुआ है वो आयनाइजेशन है। जैसे कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है या कोवेलेंट सॉलिड है?
केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे HCl, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो HCl इज अ कोवेलेंट सॉलिड, नॉट एन आयनिक सॉलिड। अगर कोवेलेंट सॉलिड है तो इसके अंदर आयंस तो होंगे नहीं, ओरिजिनली इसके अंदर आयंस नहीं है, लेकिन जब ये वाटर में जाता है तो वाटर में जाके ये आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, H+ आयंस में और Cl- आयंस। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। HCl में आयंस नहीं थे, अब वो आयंस में ब्रेक हो रहा है, मतलब आयंस फॉर्म हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, दिस इज आयनाइजेशन। सीधी सी बात है, कोई भी अगर कोवेलेंट कंपाउंड अगर आयंस फॉर्म कर रहा है तो सीधी सी बात है आयंस का फॉर्मेशन है, ये आयनाइजेशन। लेकिन अगर हम इस HCl की जगह NaCl की बात करें, NaCl, नाउ NaCl इज एन आयनिक सॉलिड। इसके अंदर Na+ और Cl- का अपना नेटवर्क होता है, अभी आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है। और इसको वाटर में ले जाते हैं तो कुछ नहीं हुआ, केवल Na+ और Cl- आयंस का सेपरेशन हो गया। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, ठीक है। लेकिन हम यस। चैप्टर में आगे या वैसे भी केमिस्ट्री में डिसोसिएशन और आयनाइजेशन का कॉमन यूज करते रहते हैं। कहीं पर भी हम डिसोसिएशन कह लेते हैं, कहीं पर भी आयनाइजेशन कह लेते हैं, हम इतना माइन्यूटली इनको सेपरेट करते नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी वैसे देखा जाए तो ये डिफरेंस है इसमें। अब देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ना है या आयनिक कंडक्टेंस पढ़ना है, यानी जहां पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से हो। तो जब आप कोई, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है घर में जो आपके कॉमन सॉल्ट, आप क्या करो, प्योर कॉमन सॉल्ट अगर आपके घर में है, प्योर कॉमन सॉल्ट अगर उसमें इंप्योरिटीज नहीं है, आपने सॉलिड फॉर्म में कॉमन सॉल्ट लिया NaCl, और उसके दोनों एंड पे आपने इलेक्ट्रिक वायर लगा दी, और आप बीच में कॉमन सॉल्ट को टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई कंडक्टेंस नहीं हो रहा है, कोई शॉक नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है अपने सॉलिड स्टेट में। लेकिन कॉमन सॉल्ट का आपने वाटर में सॉल्यूशन बना लिया, और उस सॉल्यूशन में अगर आप चेक करेंगे वायर्स को यूज करके, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करके, तो आप क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो रहा है एक्वस NaCl। तो इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर उसका आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब ये कंडक्टेंस कितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होगा, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक या किसी भी आयनिक कंडक्टर्स का जो कंडक्टिंग पावर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया NaCl का, आपने सपोज एक NaCl का सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ये वाटर ले लिया और इसमें आपने NaCl डिसॉल्व किया। तो यहाँ पर ये जो NaCl का आपने सॉल्यूशन बनाया एक्वा सॉल्यूशन, ये कितना कंडक्टिंग होगा, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे नंबर 1 फैक्टर है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। पहला इस बात पे डिपेंड करेगा कंडक्टिंग पावर कि आपने कैसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, नेचर क्या है उसका, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है या वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है। अगर मान लीजिए आपने 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं सेम कॉन्सेंट्रेशन के, सपोज दोनों सॉल्यूशन आपने 1 मोलैरिटी के बनाए हैं, दोनों का मोलैरिटी 1 रखा है, लेकिन एक में आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है और एक में आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो सीधी सी बात है कि जहां पर स्ट्रॉन्ग नेचर का कोई इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे, वहां पर डिसोसिएशन अपने आयंस में ज्यादा होगा, आयंस ज्यादा बनेंगे, क्योंकि उनका परसेंटेज डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% है, और ज्यादा आयंस बनेंगे तो कंडक्टेंस ऑफ करंट भी ज्यादा होगा।
तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने NaCl या आपने HCl और एसिटिक एसिड दोनों के सॉल्यूशन बनाए और सेम कॉन्सेंट्रेशन के बनाए। 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन HCl का बनाया और 1 मोलैरिटी का ही एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, तो ऑब्वियसली HCl वाले सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर ज्यादा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस के लिए, वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक और स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। ये डिपेंड करता है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए हैं उस इलेक्ट्रोलाइट की जो आयंस हैं, कैटायंस एनायंस, उनका साइज क्या है, एंड देयर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, उनका हाइड्रेशन पावर क्या है। जरा इसको समझते हैं कि एग्जांपल के, जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि हमने HCl हम आपसे ये कह दें कि हमने HCl और NaCl इन दोनों के सॉल्यूशन बनाए, किसी ने HCl और NaCl के सॉल्यूशन प्रिपेयर किए सेम कॉन्सेंट्रेशन के, 1 मोलैरिटी का HCl और 1 मोलैरिटी का ही NaCl सॉल्यूशन बनाया है। अब देखिए नेचर में कोई फर्क नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और सेम कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है। अब कोई कहे कि इसमें से किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो यहां पर साइज ऑफ आयन मैटर करता है। HCl के आयंस क्या है, H+ एंड Cl-। यहां पर आयंस क्या है, Na+ और Cl-। एनायंस कॉमन है यहाँ पे। कैटायंस को देखिएगा, एक जगह H+ जैसा छोटा आयन और एक जगह Na+ जैसा आयन जो ऑब्वियसली H+ से हैवी है। कंडक्टेंस क्यों हो रहा है, आयंस के मूवमेंट की वजह से। आयंस का मूवमेंट जितना आसान होगा, इजी होगा, उतना कंडक्टिंग पावर बेटर होगी। H+ ज्यादा तेज मूव कर सकता है, एक स्मॉल आयन, लाइट वेटेड आयन ज्यादा अच्छे से मूव कर सकता है या एक हैवी आयन, बोलिए। सर लाइट आयन। तो H+ आयन का मूवमेंट बेटर होगा या Na+ आयन का मूवमेंट बेटर होगा? H+ आयन। सीधी सी बात है, सेम कॉन्सेंट्रेशन के हैं, सेम नेचर के इलेक्ट्रोलाइट, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन के हैं, फिर भी HCl का कंडक्टिंग पावर NaCl से बेटर होगा, साइज ऑफ आयन फैक्टर है। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट, साइज ऑफ आयन के अलावा एक चीज और, आयंस का सॉल्वेशन या वाटर के टर्म्स, वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो हाइड्रेशन। ये भी डिपेंड करेगा कि जो सॉल्ट के आयंस है उनका हाइड्रेशन कैसा हो रहा है। हाइड्रेशन हमने पढ़ा था कि कोई भी जैसे कैटायन या एनायन है, कोई भी आयन है, तो जब कोई आयन वाटर के कांटेक्ट में आता है तो आपने पढ़ा है कि इसके चारों ओर वाटर की एक लेयर बन जाती है ना। वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों ओर, इसके सराउंडिंग अपनी एक लेयर बना लेते हैं। दिस इज हाइड्रेशन। कैसे, अगर ये कैटायन है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, वाटर के अंदर प्लस माइनस पोल्स होते हैं, आपको पता है। जैसे किसी कैटायन के कांटेक्ट में वाटर आता है तो वाटर के केस में क्या होता है कि जो उसका पोलर मॉलिक्यूल, उसका नेगेटिव पोल कैटायन की तरफ और पॉजिटिव पोल कैटायन से अवे, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं चारों ओर। हाइड्रेशन हो गया। अगर किसी एनायन का हाइड्रेशन होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव पोल इधर वाटर का, नेगेटिव इधर। अब ये जो सॉल्वेशन हो रहा है, सॉल्वेशन जनरल टर्म सॉल्वेशन है। सॉल्वेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ सॉल्वेंट अराउंड कैटायन एंड एनायन, और वाटर के केस में इस सॉल्वेशन का स्पेसिफिक नेम है हाइड्रेशन। कई बार आपने देखा होगा किसी आयन के साथ AQ ब्रैकेट में लिखा होता है एक्वस, जैसे Na+ और ब्रैकेट में AQ एक्वस। इसका मतलब है कि ये आयन किस फॉर्म में इस समय, हाइड्रेटेड फॉर्म में। इसका मतलब इस आयंस के चारों ओर वाटर की एक लेयर बनी हुई है। अब सीधी सी बात है, अगर कहीं पर हाइड्रेशन ज्यादा होगा, किसी आयन के लिए अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो मतलब बहुत थिक लेयर वाटर की बन जाएगी उसके सराउंडिंग, और जब थिक लेयर वाटर की बन जाएगी तो वो आयन क्या हो जाएगा, हैवी वेट का हो जाएगा।
जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन अगर हम आपको वेट बहुत ज्यादा दे, आप बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन हम आपको 60 kg का वेट दे दें, 4-5 बैग दे दें आपको कहते हैं ये बैग लेकर दौड़ो, तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? अपने वेट से नहीं। तो इसका मतलब जो आयंस ज्यादा हाइड्रेट होंगे उनकी स्पीड कम हो जाएगी मूवमेंट की, वाटर की थिक लेयर होगी उनके चारों ओर। और हाइड्रेशन किस बात पे डिपेंड करता है? किसी भी आयन का हाइड्रेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ आयन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो साइज ऑफ आयन के। इस बात को ध्यान रखिएगा, साइज जितना छोटा होगा किसी कैटायन का या एनायन का, हाइड्रेशन उसका कम होगा। तो अब देखिए यहां पर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास LiCl और NaCl के सॉल्यूशन है सेम कॉन्सेंट्रेशन के, अब किसका कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगा? तो यहां पर फैक्टर क्या है, यहां पर देखिए Li+ आयन है और यहां पर Na+ आयन है। एक्वस मीडियम में बात करेंगे Li+ और Na+, चार्ज फैक्टर कॉमन है, साइज फैक्टर पे आइए, Li+ का साइज Na+ से कम है, ठीक है ना? किसका साइज कम है? लिथियम आयन। Li+ का। तो साइज कम होने की वजह से उसका हाइड्रेशन पावर ज्यादा होगी, हैवीली हाइड्रेटेड होगा वो, और हाइड्रेटेड ज्यादा होने की वजह से उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। तो कंडक्टेंस किसका बेटर है यहाँ पे? NaCl का। ठीक है ना? देखिए HCl और NaCl में साइज ऑफ आयन था, LiCl और NaCl की बात करेंगे तो हाइड्रेशन फैक्टर है, ठीक है, साइज फैक्टर है प्लस हाइड्रेशन। लेकिन मेनली हम H+ के बाद की बात करते हैं तो सॉल्वेशन देखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। आपने कैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब उसके अंदर आयंस का मूवमेंट कितना आसान है। जैसे आप मान लीजिए कोई पर्सन बहुत तेज दौड़ता है, तो किस मीडियम में दौड़ रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। आप बहुत तेज दौड़ते हैं, मान लीजिए आप नॉर्मल रोड पे बहुत तेज दौड़ते हैं या पिच पे बहुत तेज दौड़ते हैं, और सैंड में, बालू में आपको दौड़ा दिया जाए, तो आप बहुत तेज भले ही दौड़ते होंगे, वहां नहीं दौड़ पाएंगे, वहां मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा है, वहां पर उसका क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा है। विस्कस लिक्विड के अंदर आयंस का मूवमेंट स्लो हो जाता है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विस्कस लिक्विड होगा तो उसके अंदर आयंस का मूवमेंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया, 1 मोलैरिटी का बनाया है, 2 मोलैरिटी का बनाया है, 3 मोलैरिटी का बनाया है, कॉन्सेंट्रेशन क्या रखा है आपने सॉल्यूशन के अंदर, इस पे भी कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। इसके फैक्टर्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। एंड टेम्परेचर, जनरली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के केस में, जो हमारे आयनिक कंडक्टेंस है उसके केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ता है, क्योंकि आयंस का मूवमेंट बेटर हो जाता है। लेकिन जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की जहां तक बात है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से कंडक्टिंग पावर कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात करें, मेटालिक कंडक्टर्स की बात करें, तो हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिंग पावर कम हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टर्स, केमिस्ट्री में बात करें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, तो आयंस को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो फास्ट मूवमेंट होगा उनका। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो हम इतनी देर से बता रहे हैं मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में मेनली 3 डिफरेंस है। मेटालिक कंडक्टर्स में जो कंडक्टेंस होता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो कंडक्टेंस है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस है। मेटालिक कंडक्टर्स में जो उनका कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता। जैसे कॉपर वायर कॉपर ही रहेगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कंपोजिशन चेंज हो जाता है। NaCl
सॉलिड सब्सटेंस था, अब वो मॉल्टे स्टेट में आ गया और वो डिसोशिएट हो गया Na+ और Cl- में, ये चेंज हुआ। इसके अलावा टेम्परेचर फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रोलिटिक में बढ़ता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस के बीच में। ठीक है।